कि अगर आपने चीजें रट के करी है ना, तो आप जो अपना सेकंड अटेम्प्ट दोगे, आप उसमें भी आपके फेलियर के चांसेस ज्यादा होते हैं। सबसे अच्छा हम तब पढ़ पाते हैं जब हम पहली बार चीजें पढ़ रहे होते हैं। चीजें बार बार रिवाइज करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। बिल्कुल। लेकिन अब बच्चा जो कर रहा है वो 160 165 पे तैयारी कर रहा है, तो आपके पास गलती करने का मौका है नहीं। ठीक है, उसमें से आपके 20 नंबर की जीएस जो अनप्रेडिक्टेबल है, टारगेट मत बनाओ पहली बार में कि 2 दिन में खत्म कर दो। फुर्सत बैठे पढ़ दे, जी करे भाई, मन खुश है पढ़ दे। आप परेशान हो वो थोड़ा रेस्ट ले गया फिर पढ़ गया, वो हंगा मत कर, जबरदस्ती मत कर उस चीज के ला, उस सब्जेक्ट के ला। वह चीज आपकी तैयारी में दिखेगी ना, तोड़ क्वेश्चन भी ठीक हो जाएगा जब आपका जी राजी हो, जब आप मुँह खुश हो गए थे ना, तो वो चीज दिखे उसमें। मैथ की सबसे अच्छी बात यह है कि वो आपके कंट्रोल का सब्जेक्ट है। इंग्लिश को भी मैंने 2 पोर्शन में डिवाइड करा था। ठीक है, एक चीज जिसको मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, एक चीज जो मेरे कंट्रोल में नहीं है बट मुझे करनी पड़ेगी, वोकैबुलरी। हेलो भाई, कैसे हो आप सभी? होपफुली बहुत बढ़िया हो गए और स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में, जिसमें हमारे साथ है अरुण भाई, जिनका अभी 2022 की जो वैकेंसीज थी उनमें डीएसएसबी में सिलेक्शन हुआ है। क्या बढ़िया इनके मार्क्स थे, क्योंकि उस टाइम कट ऑफ भी 160 के आसपास गई थी। नोट्स, सिलेबस, कोचिंग, सोर्सेज, यूट्यूब की वीडियोस, 100 तरह की सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो भाई स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, और धन्यवाद आप आए। ना धन्यवाद। और ठीक है, एक स्टार्टिंग से बात करते हैं भाई अरुण, एक बार थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए कि आपका स्कोर क्या रहा और किस वैकेंसी में आपका सिलेक्शन हुआ था। ये डीएसएसबी की अपनी 42-21 और 47-21 थी। 47/21 एडवर्टाइजमेंट तो एनडीएमसी की थी। ठीक है, और 42-21 ये अपने डीओई वाली थी। ठीक है, किस्मत अच्छी थी, दोनों में हो गया था, 42-21 में भी हो गया था और 47-21। क्या स्कोर था आपका? मेरा एनडीएमसी वाले में तो 165 था। ठीक है, और डीओई में मेरा 164 था, मतलब सेम ही था दोनों में, 1 नंबर का ही डिफरेंस था। एक में 165, एक में 164। अच्छा एक बात बताओ, जब आपने स्टार्टिंग में मतलब तैयारी करी, उस टाइम ये आइडिया था कि यार 160-65 रो भी नेगेटिव मार्किंग के होते हुए? वो तो कभी था नहीं, क्योंकि पहले कभी इतनी लिस्ट गई नहीं थी। हाँ, ये सच था। ये बात। और इतना इजी था, मतलब ये सब मानते थे कि भाई 120-25 नंबर थोड़ा सेफ क्या, मतलब ये होता था कि हाँ भाई 120-25 जिसके आगे कंपटीशन में आ गया। हाँ 130-35 पे हम मानते थे कि भाई हाँ अब सेफ हो गया। हाँ, इसमें हो जाएगा। हाँ, मतलब इतना ही। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग से मतलब जो सोचा था, एक वो कहते हैं ना, हम मैनिफेस्ट करते हैं कुछ भी चीज, आप उस चीज को कहना चाहो। जो मैंने स्टार्ट करा तो मेरा यही था कि भाई 160 नंबर, मतलब मेरा टारगेट पर्सनल, चाहे कितने पे भी लिस्ट जाती हो, 120 125 कितने पे, लेकिन मेरा जो एक होता है ना, आप स्कोर मैनिफेस्ट करते हो। हाँ, वो मैनिफेस्ट मैंने 160 नंबर करे थे स्टार्टिंग में 2020 में ही। अच्छा, कितनी भी लिस्ट जाए कैसे भी हो, कि इस तरह से पढ़ना है कि 160 है, जिसमें से मैंने 20 नंबर जीएस के हटा दिए थे कि 180 नंबर का पेपर है। क्योंकि मैं थोड़ा उन चीजों पे ज्यादा वो करता हूँ कि क्या चीज मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, क्या चीज मैं नहीं कर सकता, क्या चीज मेरे कंट्रोल में, क्या चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है। दूसरा ये है ना कि जीएस वाला पोर्शन एक ऐसा जिसमें आपकी मेहनत वर्सेस जो आउटपुट है, उसका रेशो बहुत मतलब अलग आता है कि आप मेहनत सब कुछ 10 तरह की चीजें याद करोगे तब जाके वो वही किसी पे नंबर आने। तो मेरे को ये था कि भाई वो 20 नंबर तो कोई भी पेपर एग्जाम हो उसमें हम वो स्कोर कोई भी ऐसे सोच नहीं, 20 में से 15 ले आऊंगा, वो हम सोच नहीं सकते। कितने भी आ सकते हैं आपके आने को, 16-17 भी आ सकते हैं, 3-4 2-3 नंबर कितने भी आ सकते हो। ले तो फिर यही था कि 180 नंबर का जो चीज हाँ फिक्स है, मैथ फिक्स है, आप पढ़ो आपके नंबर आएंगे, बिल्कुल इंग्लिश पढ़ो आपके नंबर आएंगे। ऐसे ही साइकोलॉजी में हाँ थोड़ा कुछ क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे डाइसी रहता है कि ये भी हो सकता है ये भी, लेकिन वो चीज फिर भी हम थोड़ा अपना यूज करके माइंडसेट मोर ओवर आप कर सकते हैं, आपके कंट्रोल में है वो चीज, उस सब्जेक्ट में नंबर लाना आपके हाथ में, आप कर सकते। तो फिर मैं 180 नंबर का पेपर मान के चला था, और मैंने ये सोचा था कि पढ़ना इस तरह से पढ़ना है कि 160 20 नंबर का मार्जिन लेके चलना। ठीक, तो अब भाई बिल्कुल स्टार्टिंग से बात करते हैं। आप ये समझ लो, जो कैमरे से उधर बच्चा देख रहा है ना इस वीडियो को, वो ये सोच के देख रहा है कि भाई इस वीडियो के बाद मुझे मतलब एक होलसम आइडिया मिल जाएगी मैं तैयारी कैसे करूं, और अपने दिमाग में क्या लेके चलूं, एक इमेजिनेशन या क्या थॉट प्रोसेस हो मेरा कि मुझे कहीं इधर उधर भटकना ना पड़े फिर किसी भी एस्पेक्ट में। ये चीज तो
इंटरव्यू से पहले मैं सोच के आ रहा, देखो आपने इतने सारे इंटरव्यू लिया, हाँ जी, मेरे से पहले बहुत बच्चों ने इंटरव्यू दिए, डीएसएसबी वालों ने दिए, केवीएस सब, हाँ जी, चंडीगढ़ जेबीटी वाले का दिए, तो वो सब ने दिया। तो ये तो सबको पता है कि भाई बुक लिस्ट क्या होती है, एग्जैक्टली। स्ट्रेटेजी भी सबकी मैं इंडिविजुअल मानता हूँ वैसे तो। हाँ। जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं ना सब्जेक्ट को, कुछ ना कुछ शॉर्टकट ट्रिक हम अपने आप बना लेते हैं, अपने आप बन जाते हैं वो चीज। तो मेरा माइंडसेट ये था कि भाई ऐसा कुछ अलग तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन फिर मुझे ये था कि भाई बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, जैसे आपका माइंडसेट किस तरह आप एनालाइज कर, मैं एनालाइज को ज्यादा प्रेफरेंस देता हूँ तैयारी से, कि आप जितना एनालाइज करोगे चीजों को उतना आपके लिए अच्छा है। जितना आप कम पढ़ो, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, कम पढ़ो लेकिन समझो, बट किफायती पढ़ो। हाँ। वो चीज ऐसी होनी चाहिए कि आप किस चीज को पढ़ रहे हो ना, तो उसमें से क्वेश्चन आ गया तो आपको वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई मैं ठीक कर दूंगा, ये मैं कर आऊंगा। मैं उसी उसी चीज पर चलता था कि अगर मैं आज कोई भी टॉपिक पढ़ रहा हूँ तो फिर मैं इस तरह पढ़ूंगा, या चाहे मेरा टारगेट है कि एक दिन में मुझे एक थ्योरी 2 थ्योरी पढ़नी है, ठीक है, अगर वो, लेकिन वो थ्योरी पढ़ने के बाद मैं क्वेश्चन करूंगा, वो चाहे मेरे 2 दिन लग जाए 3 दिन लग जाए, मेरा ऐसे कोई वो नहीं था कि भाई 3 महीने में सिलेबस निपटा देना, 6 महीने में सिलेबस निपटा देना, नहीं। मैं आज टॉपिक पढ़ रहा हूँ, वो टॉपिक चाहे मुझे 2 दिन लगे 3 दिन लगे, लेकिन वो ऐसा हो कि मैं क्वेश्चन आ गया तो मैं कर लूंगा, आराम से कर लूंगा। तो और ना ही मैं उस जल्दी में था कि भाई पेपर करना तो मुझे ये था कि आराम से चलो। पहला अटेम्प्ट भी जो मैं समझता हूँ गलती हो जाती है कि बच्चे ज्यादा जल्दी कर देते हैं, जैसे कि आज मतलब किस सेंस में? इस सेंस में जैसे आज फॉर्म निकला है तो बच्चों में एक फॉर्म आ गया, फॉर्म एकदम जल्दी सब कर दें, 3 महीने में ये पूरा कर दूंगा, फिर 1 महीना वो। लेकिन उस चीज में ना बच्चा अपना बेस को देता है। मैं जैसे, क्योंकि एकदम जब फॉर्म निकलते हैं तो बहुत सारे बच्चे उस चीज के पीछे भागने हैं। अभी कोई बच्चा किसी और चीज की तैयारी कर रहा होगा, या कोई नहीं भी कर रहा होगा, थोड़ा इजी होगा कि भाई आएगा तब कर लेंगे, उस जल्दी में मत रहो कि मुझे 6 महीने में सब कर देना। आप डेली 1 घंटा पढ़ लो, 2 घंटा पढ़ लो, मतलब वो आप पे डिपेंड करता है, जितनी देर पढ़ो अपनी कैपेसिटी, लेकिन आप अपना बेस क्लियर करके चलो। चाहे आपका टारगेट 1 साल में नौकरी का हो, चाहे 2 साल, मतलब ज्यादा से ज्यादा थोड़ा आगे बढ़ा के चलो टाइम, कि जहां दूसरे लोग कह रहे हैं ना कि आपको 6 महीने में सिलेबस पूरा, कोचिंग वाले कहते हैं 6 महीने में पूरा, 4 महीने में पूरा, आप वो 4 महीने 1 साल में लो, लेकिन वो टॉपिक धीरे धीरे करो, अपनी समझ बना के चलो चीजों पे। कि भाई टाइम लगता है, मुझे भी टाइम लगा, मुझे 1.5 साल के आसपास लग गया था, लेकिन मेरा बेनिफिट ये था कि जो पार्ट ए था वो मैंने बिल्कुल इजी करा। मैंने जो स्टार्ट करा था मैथ से स्टार्ट करा था, ठीक है। मैंने पहले 5 महीने सिर्फ मैथ पढ़, ना मैंने इंग्लिश की सोची, ना मैंने जीएस की सोची, ना मैंने हिंदी की सोची। 5 महीने मैंने मैथ पढ़ा था 2000 कोरोना के टाइम पे, 2019-20 के टाइम पे घर पे ही थे सब, तो 5 महीने मैंने मैथ पढ़ा। हाँ थोड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाता है इसमें, लेकिन उस 5 महीने के बाद जब मैं तैयारी करने लगा, मई 2021 में फॉर्म निकले, तो मैंने मैथ पूरे टाइम नहीं करा। वो मेरे 5 महीने इतने मेरे काम आ गए कि मैं सवाल देखता हूँ मुझे पता ही है सब, ठीक है। तो उसमें मैं डेली के 8-10 घंटे मैथ करने लगा। तो अब एक और चीज मैं आपको ना एक वो दे देता हूँ, मैं देखो बच्चों की साइड से पूछूंगा आपसे कि देखो अब मान लो अभी कोई बच्चा एक जेबीटी करके आया और वो आते ही आपके वीडियो देख रहा, तो एक मेरे दिमाग में ये है कि यार अब बच्चे के पास कितना टाइम होगा, समझ रहे हो? अप्रोक्स ये मान के चलते हैं कि भी अगर मान लो अभी अगले महीने तो वैकेंसी आने से रही, तो 2-3 महीने वैकेंसी भी आने में लगेंगी, फिर फॉर्म फिल होने में, फिर उसके बाद एग्जाम होने में, मतलब लगभग वो काम पूरा होने में ना 8 से 9 महीने तो कम से कम है अभी बच्चे के पास, मतलब 1 साल का पीरियड मान के चलते हैं। तो अब इस 1 साल के टाइम फ्रेम में बच्चा किस तरीके से तैयारी करे और अपने किस किस सब्जेक्ट, और जनरली एक और ये होता है कि मैथ और इंग्लिश, ये 2 सब्जेक्ट बच्चों के थोड़े से गड़बड़ वाले होते हैं, तो उनके लिए अब आप फर्स्ट पार्ट के लिए स्पेसिफिक हो गए, एक बार उनको कैसे बताना चाहोगे? एक तो मैं जनरल बता देता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं ये मानता हूँ कि भाई अब जो कंपटीशन है ना, अगर आप बिल्कुल जेबीटी करके आप 20-21 साल का बच्चा, उसको नहीं पता होता ज्यादा, अगर मैं ये मान के चलूं कि भाई एक बच्चा उसको कुछ नहीं पता, कुछ नहीं आता, वो 0 से स्टार्ट करना चाहता है आज पढ़ाई, तो मैं ये बोलूंगा अगर उसको ये भी पता ना कि 3 महीने बाद फॉर्म निकलना है, तो मैं मानता हूँ कि भाई वो तैयारी ना करे, उस एडवर्टाइजमेंट को वो मत करे। आप वो टाइम ले, 1 साल ले, 1.5 साल, क्योंकि जनरली ऐसा भी होता है कि आज 2-3 महीने बाद फॉर्म निकल, 1 साल के बाद पेपर ले रहे हैं,
कभी 1.5 साल लग जाता है, कभी 6 महीने लग, वो उस जल्दी में ना कि हाँ निकलने वाले, तो जो चीजें जल्दी जल्दी करने लग जाते हैं। हाँ। उसमें ना वो चीजें मैं ऐसा सोचता हूँ, वो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन मिस आउट कर देते हैं बच्चे, बड़ी चीजें पढ़ लेते हैं या थोड़ा रट लेते हैं कुछ चीजों को, उनके वो जो स्टार्टिंग का जो कंसेप्ट होता है ना वही गलत बन जाता है, और फिर बच्चों को ना बार बार कंफ्यूजन होती रहती है उन्हीं चीजों में, सेम चीजों में। वो एक ही टॉपिक को, जैसे इंग्लिश में हम ग्रामर की प्रैक्टिस करते हैं, बच्चे सीधा डायरेक्ट रूल देख ले, 100 रूल की वीडियो देख ली, 200 रूल की वीडियो देख ली, या रूल देख लो उसी। तो मेरा जो पर्सनल वो है कि मैं ये मानता हूँ कि भाई जब आप ग्रामर पढ़ो तो आप नाउन से प्रोनाउन, आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये नाउन होती है, ये प्रोनाउन होती है, इस सेंटेंस में ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये इस तरह वर्क करता है, ये इस तरह, मतलब वो स्ट्रक्चर आपको मतलब पता अगर होना आप चाहिए। तैयारी करने के लिए लगे हो तो हाँ, टाइम टाइम खुद को भी खुद को भी। अपनी तैयारी हाँ, को भी। ऐसा ना करो कि भी मान लो अभी जल्दी 4 महीने में ही एग्जाम और अभी लग जाओ, 4 महीने में सिलेबस खत्म कर दो, फिर वो वही 110 नंबर आए मुश्किल से गिर पड़ गए, और फिर आप डिमोटिवेट हो। और फिर ये भी ना, पेपर सब तरह का आता है, पेपर 100 नंबर का है, 200 नंबर है, उसमें 50 से 8 नंबर का ऐसा पोर्शन आएगा जो हर बच्चे हर को, बच्चा कर देगा, जिसने कभी किताब भी नहीं उठाई वो भी 60-70 नंबर लेकर आएगा, रीजनिंग हो जाती है और चीज हो जाती है तो लेकर आएगा। और जो बीच वाले बच्चे होते हैं ना, ये 70 से 110 115 नंबर ये लाने बहुत ईजी है। हाँ। क्योंकि आप जैसे जैसे नया पढ़ना स्टार्ट फेमिलियर हुए, नंबर आए, आप कितना भी पढ़ो, चाहे आपका मन ना भी लगता हो पढ़ाई में, आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया, थोड़ा याद आ गया, 50 से 8 नंबर ना ये लाने इजी होते हैं। 70 से 8 सब बच्चे लाएंगे, 115 110 नंबर 120 नंबर तक बच्चा इजी कर लेगा 3-4 महीना। उसके बाद स्टार्ट होते हैं हमारी फाइट, उसके बाद 120 से 40 150 तक जाने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, और अच्छे से चीजें, वही चीजें बार बार समझना। ऐसा नहीं है कि सिलेबस आपका हर डेली बढ़ता जा रहा है, वही चीजें 2020 में भी थी, वही 2022 में, वही 2025 में, वही चीजें और बच्चा पढ़ेगा, वही आप पढ़ोगे, सेम चीज होगी। तो उस चीज में ना थोड़ा खुद को टाइम देना चाहिए, मैं मानता हूँ। 1 साल ज्यादा लग जाएगा लेकिन आप फ्रस्ट्रेट नहीं होगे। एग्जैक्टली 150 के बाद अगर आपको 155 पे जाना है ना, बहुत जोर लगता है उसमें, तो उस नंबर को बढ़ाने के लिए आपका बेसिक दोबारा काम आएगा। जो आपने स्टार्टिंग में टाइम दिया ना, वो आपका लास्ट में काम आता है। स्टार्टिंग में हाँ कुछ बच्चों को लगे कि 6 महीने 1 साल बस यही करते रहे, यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन वो चीज ना जब आप 1.5-2 साल के बाद आप जब नंबर बढ़ाने लगते हो ना, क्योंकि एक बार जो कट ऑफ चले जाते हैं ना, इंसान उससे ऊपर की सोचने लगता है। अब होने को तो इस बार क्या होता है, ऐसा पेपर आ जाए कि 130-35 कितने भी नंबर है बच्चों के, लेकिन 100 एक बेस एक सेट हो गया। अब एक बार तो कट ऑफ आ गई ना, उससे फिर नीचे हम थोड़ा बच्चा कैरी करेगा ना, तो वो उस चीज को माइंड में रख के करा। पहले हमारे टाइम पे हम 125-30 की करते थे, यही करते थे, वो हमारे आगे वो अलग, वो हमारा था। लेकिन अब बच्चा जो कर रहा है वो 160-165 पे तैयारी कर रहा है, तो आपके पास गलती करने का मौका है नहीं, ठीक है। उसमें से आपके 20 नंबर की जीएस जो अनप्रेडिक्टेबल है, ठीक है, जो आपको नहीं पता, तो आपको हर चीज कंसेप्ट के साथ समझनी पड़ेगी। वो स्ट्रक्चर चीजों का क्या है, कैसे आ गया, कोई भी सब हुआ, तो वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं ये मानता हूँ कि भाई टाइम बहुत ज्यादा जरूरी है अपने बेस पे, ठीक है। कोई भी चीज हो, ये तो आप क्रिकेट भी खेल लो, कुछ भी खेलो, जब तक आप बेसिक्स आपके अच्छे नहीं होंगे ना, ये क्रिकेट का आ गया तो जब तक बेसिक्स अच्छे नहीं होंगे ना, तो तब तक मैं नहीं मानता कि मतलब आप 125-30 ले आओगे, जल्दी पढ़ के ले आओगे, 6 महीने में आप बच्चे कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। एक बच्चा जो बिल्कुल जीरो है, वो 6-7 महीने पढ़ के 130-35 लेगा, उसको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कर लूंगा, बताइए होगा। लेकिन जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती है ना, वो परफेक्शन लाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है चीज। तो मैं उसी चीज में था, मेरा भी मेरी पर्सनल स्टार्टिंग से यही रही है। जैसे मैंने बताया कि जिस सब्जेक्ट वाइज मैं स्पेसिफिक बता दूं, जैसे मैथ का था, मैथ की मैंने एक सर है सोनीपत के, विजय सर, अच्छा, उनसे कोचिंग ली थी। मतलब कोचिंग नहीं थी, वो जस्ट ऐसे होम ट्यूशन होता है ना, उस टाइप से 8-10 बच्चों को ही पढ़ाते थे। तो एक नॉन ने उनका रेफरेंस दिया, तो उनके पास में गया, वो टेबल पे बैठ के सारे क्वेश्चन पढ़ाते हुए एसएससी सीजीएल और इनका ही मैथ उसी तरह से कराते हैं। तो वो चीज वहां अच्छे से कवर होगी, उनसे सीखा। मैंने दूसरे सब्जेक्ट किसी का नहीं सोचा कि वो पढ़ना। लेकिन वो 5 महीने मैंने सिर्फ मैथ को दिए, 8 से 10 घंटे डेली को,
उनसे पढ़ के आता, चैप्टर करता। कि एसएससी किरण की बुक आते हो, वो मैंने करी, वो मैंने अच्छे से करी। जो डाउट होता है पूछता, उसी से मैंने प्रैक्टिस करके वो करी। 5 महीने सिर्फ मैथ करा। वो लकीली इतना अच्छा हो गया कि फिर मुझे ज्यादा कभी मैथ में दिक्कत आई नहीं। डीएसएसबी के क्वेश्चन, चाहे पीजीटी के, टीजीटी के, लेकिन फिर वो था ना, वो मैथ आपका एसएससी के लिए था। हाँ। लेकिन यहाँ 20 नंबर का अगर मैथ आ रहा है, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि मान लो आप 5 के बजाय 8 महीने लगा लो। हाँ। लेकिन ऐसा कर लो कि भी केवल 6 घंटे केवल मैथ ना पढ़ गए, हाँ। आप वो 2-2.5 घंटे मतलब वो अपने अकॉर्डिंग माउल्ड कर सकते हो। क्योंकि मेरे पास टाइम था, क्योंकि हाँ। कोरोना चला हुआ था। हाँ। 2 साल 2.5 साल सबको था कुछ नहीं होना, तो मैं वो चीज अपने यूटिलाइज कर रहे थे हाँ, उस टाइम कि कम पढ़ ले लेकिन थोड़ा अच्छे से। तो वो था। हाँ, इसमें 20 नंबर का आता है, सीजीएल में ज्यादा का आता है, तो हमें ज्यादा टाइम देना पड़ता है उस टाइम पे। तो 20 नंबर के लिए मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा अपर लेवल की तैयारी करनी चाहिए। हाँ। अगर आप एसएससी सीजीएल की नहीं कर रहे, मोटी बुक नहीं कर रहे, लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप पेपर देख सकते हो। हाँ। पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, उसमें आपको ये पता चल जाएगा डीएसएसबी किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। आप वो टाइप वाइज, तो किरण की बुक में हर उसके 12 से 13 टाइप होते हैं, तो आप उसमें से 7-8 जो इजी हैं, या आपको लग रहा है कि भाई जो डीएसएसबी में प्रीवियस ईयर वगैरह में आए भी हैं, तो जैसे जैसे बच्चे प्रैक्टिस करेंगे ना, तो उनको आइडिया में ये टॉपिक्स आते हैं। हाँ। तो उस हिसाब से अपना कर लो प्रैक्टिस, लेकिन एसएससी वाली सही, ताकि डीएसएसबी का पेपर फिर आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल। लेकिन आपको वो चीज पहले एनालाइज करनी पड़ेगी, वो आपको कोई नहीं बता सकता। मैं या और मेरे बाद कितने बच्चे इंटरव्यू, वो कोई ये नहीं बता सकता कि एनालाइज मैंने ये करा था और ये आएगा। वो आपको खुद, क्योंकि हर साल, इस साल जो पीजीटी होंगे उसमें थोड़ा अलग आएगा, क्योंकि हर बार कंपटीशन बदलता है, बढ़ता ही है, तो डिपार्टमेंट भी उसी तरह से थोड़ा थोड़ा होता है। तो आप वो चीज एनालाइज करो। मैथ का तो यही है कि आप टाइप देख लो, उस टाइप के आप 50, 100, 150 क्वेश्चन आप कर लो। लेकिन वो थोड़े इस सीजीएल वगैरह की, ये ना कि भाई आज यूट्यूब चला टॉप 50 क्वेश्चन, टॉप 25, उसमें ना वो फ्लक्चुएट होते हैं। किसी के वीडियो में इजी आ जाते हैं, किसी के में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, और उसका फिर तो भी नहीं है सिस्टम। और जब आप एक चीज ना इजी से डिफिकल्ट जाते हो, आप एक रिदम में चीजें करते हैं मैथ में, जैसे पहले 5-10 क्वेश्चन बेसिक फॉर्मूला के कर लिए, फिर उसमें 2 टाइप मिक्स हो गई, तो ऐसे सीक्वेंस में करते जाते हैं ना, तो कंसेप्ट बनता जाएगा, क्लियर होता है। हाँ। एक स्टार्टिंग में मैंने कोई कंसेप्ट फॉर्मूला पढ़ लिया टाइम स्पीड डिस्टेंस का, मैंने सीधा ही ऐसा क्वेश्चन उठा लिया जिसमें 2-3 टाइप मिक्स है, तो वो मुझे वहीं डर लग जाएगा, वहां मैं करूंगा कि ये तो हो ही नहीं रहा। ठीक है। तो बेसिक से करना मेरे का तो यही है कि भाई मैथ का तो ये है। मैथ के लिए अगर कोई बच्चा, मान लो अब वो सर जो आपने बताया वो तो बच्चे नहीं रीच आउट कर सकते तक, तो और कोई आप उसके अलावा कोई बता सकते हो कि यार यूट्यूब से या कुछ ऐसा जो आपको? मैंने पढ़ा उन्हीं से। मैथ का तो मैंने पूछा ही नहीं किसी से। अच्छा। मैथ का उनसे ही मेरे को इतना अच्छा हो गया था, क्योंकि कोचिंग का मैं मानता हूँ जब 100-150 बच्चे पढ़ रहे हैं, सर पढ़ा देते हैं, करा देते हैं, तो एक तो हेजिटेशन लेवल पे वो नहीं मिल पाता। हाँ, तो एक बच्चों में भी हेजिटेशन, कुछ पीछे बैठते हैं, कुछ आगे, तो वो कुछ पूछना होता है तो थोड़ा ऐसा लगता है कि भाई सब बच्चे मेरे पे फोकस, तो थोड़ा चीज। तो मेरा ये था कि अगर आपके आसपास कोई भी टीजीटी मैथ, पीजीटी मैथ, जो सर इस लाइन में है भी, जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ाया या उनका मन है, तो आप उनसे कांटेक्ट करके, क्योंकि जो आपके पास बैठ के आपको पढ़ा सकते हैं ना, वो पढ़ाई कहीं नहीं हो सकती। ठीक है। 8-10 बच्चे हों, कोई हो, तो ठीक है। वैसे भी भाई आप ऑनलाइन देख सकते हो, इतने सारे गगन प्रताप सर है, और ये 10 तरह के खूब टीचर आप वहां से देख सकते हो, जो आपको ठीक लगे। बट उसमें सिलेक्टिव हो सकते हो, एनालाइज कर ये टाइप के, क्योंकि गगन प्रताप सर और ये सीजीएल वगैरह थोड़ा टिपिकल वैसा पढ़ाते हैं, पर नहीं उनकी जैसे ना प्लेलिस्ट है, उनमें से आपको ये रहेगा उसमें वो देख सकते हो। अगर आपको बिल्कुल ही मतलब ऐसा कि भी गड़बड़ा गया सिस्टम मैथ का, फिर आप पर्टिकुलर वही अभी कोचिंग तो आपको प्रॉपर फिर लेनी ही पड़ेगी। मैं मैथ जरूर करना चाहिए, क्योंकि मैथ को छोड़ना मत, क्योंकि हम ये मान के चलते, मैं एक सेकंड मैं ये बात बता रहा था कि मान लो अगर हम जीएस हमारी पहले ही अनप्रेडिक्टेबल है, वो हट गए 20 नंबर, अब मैथ को भी हम टफ मान के छोड़ देंगे तो यार फिर 160 में से तो वैसे ही आ गए हम। और मैथ की सबसे अच्छी बात यह है कि वो आपके कंट्रोल का सब्जेक्ट है, आप उसमें चीजें प्रेडिक्ट कर सकते हो कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, क्योंकि उसमें आपका पढ़ा हुआ खराब नहीं जाएगा। मैथ में जो आपने पढ़ लिया वो पढ़ लिया, आपने कर लिया, वो आप अनफॉर्चुनेटली मान लो पीआरटी ना हो, डीएसएसबी ना हो, आप दूसरे एग्जाम में जाओगे, वहां आपके मैथ काम आएगा।
मैथ तो ऐसा सब्जेक्ट है, आपको करोगे और स्टार्टिंग में टाइम लग जाएगा, 6 महीने 8 महीने 10 महीने, आपको चाहे साल भी लग जाए, मैं मानता हूँ आप साल भी दे दो मैथ को, लेकिन वो आपके 20 नंबर ऐसे हो गए जो आपको दूसरे बच्चों से आगे लेके जाएंगे। बिल्कुल। जैसे हमारे इसमें थोड़ा रहता है बच्चों को, सीजल वाले बच्चे इजी कर लेते हैं मैथ, उनको दिक्कत नहीं होती। जो हम पीआरटी वाले उसमें आते हैं या टीजीटी या पीजीटी जो करते हैं, उनमें थोड़ा डीएसएस में थोड़ा बच्चे डाइसी रहते हैं कि मैथ यार 20 नंबर का ही तो आना, थोड़ा थोड़ा कर लो, 10-12 थोड़ा थोड़ा करके ना एवरेज बेचारा 10-12 रह जाता है। 10-12, तो आप उतना मार्जिन अब नहीं छोड़ सकते, तो वो चीज है। ठीक है, ये हो गया अभी मैथ। अब इसके बाद फिर चलो मैथ बढ़िया हो गया तो रीजनिंग ऑटोमेटिकली बढ़िया हो जाएगी, मैथ रीजनिंग साथ में। तो और डीएसएसबी की एक ये चीज है कि अगर उसको कल को पेपर टफ भी बनाना है, जो मैंने एनालाइज किया था, हेड कलर का पेपर या पीजीटी के या डीटीसी मैनेजर किसी के भी, वो सिर्फ एक चीज करता है, वो टाइम टेकिंग क्वेश्चन बना देता है। डीएसएसबी टाइप कभी चेंज नहीं करता, डीएसएसबी जो टाइप रखता है वो रखता है, वो सेम रखता आता है, लेकिन उसी टाइप में ना वो या तो कैलकुलेशन डिफिकल्ट कर देगा या उसी चैप्टर का एक और कंसेप्ट मिक्स कर देगा, जिससे आपका वो टाइम कंज्यूमिंग, वो 20 क्वेश्चन जहां आप इजी पेपर में 10 बार 15 18 20 मिनट में करो, वो आप 30-35 मिनट लग जाए, तो वो सिर्फ आपके टाइम वो करेगा। और इसको टैकल करने का एक ही तरीका वही अपना टाइम दो इस सब्जेक्ट को, प्रैक्टिस करोगे आप, जितना आप लिखोगे, जितना जल्दी आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी, उतना जल्दी आप क्वेश्चन करोगे, चाहे वो इजी हो चाहे डिफिकल्ट हो, वो चीज। और फिर आता है शॉर्टकट्स पूछते बच्चे, सर शॉर्टकट वाली वीडियो कहाँ मिलेंगे, वरना वे टू स्मार्ट वर्क गोज थ्रू हार्ड वर्क, तो वो करना ही पड़ेगा। जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना, कुछ चीजें हम अपने आप डेवलप कर लेते हैं, कुछ ट्रिक्स अपने आप हमें पता, हमें याद हो जाते हैं 1/4 इतनी 0.25% हो रही है, ये अब चीजें अपने आप हो जाती है, वो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। और उसका एक बेस्ट एग्जांपल हुआ ना, कई बार आपसे कोई ये पूछ ले, मान लो हम जो डीएसएस मतलब डीएसएस या मैथ एसएससी के जो बच्चे होते हैं ना, उनसे कोई एक एक स्टेप पूछ ले कि भी इस क्वेश्चन में ना एक एक स्टेप करके निकाल दे, अब निकलेगा ही नहीं उससे, उसको आता ही नहीं, वो बस इतना मसल मेमोरी बन गई उसकी कि वो आंसर फटाक दे बता रहा है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करते टाइम दिक्कत आ रही है। मेरे साथ एक बार हुआ था, जब मैं एनडीएम से था, तो एक बार मेरी अरेंजमेंट लग गई थी, 10th क्लास में थी, तो बच्चों ने क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि हमारे में तो ट्रिग्नोमेट्री आती नहीं है, डीएसएस में एडवांस मैथ नहीं आता है, तो उनको थोड़ा बहुत मैंने सीजल टाइम पे पढ़ी थी, तो वो क्वेश्चन पूछने लगे बच्चे मुझसे, मैंने उसका आंसर तो निकाल दिया, लेकिन बोले सब निकाल के दे दो, टेस्ट है हमारा, मैम ये क्वेश्चन 8 नंबर का पूछेगी, आप निकाल के दे दो, बता दो। तो अब मैं उनको वो ट्रिक नहीं बता सकता कि मैं तो 2 लाइन में कर सकता हूँ, 2 लाइन के 8 नंबर मिलेंगे नहीं। तो वो चीज है, कभी कभी ऐसी हो जाती है, क्योंकि हम एग्जाम ओरिएंटेड ज्यादा पढ़ते हैं, हम ये सोच के नहीं पढ़ रहे कि भाई क्लास में पढ़ाऊंगा तो ऐसे पढ़ाऊंगा या ये लाइन, हमें होता है कि एग्जाम हो जाए, बात की चीजों बात। ठीक है, ये हो गया मैथ और रीजनिंग आपकी। फिर आ जाओ भाई इंग्लिश को बताओ थोड़ा सा एक बार। इंग्लिश को भी मैंने 2 पोर्शन में डिवाइड करा था। ठीक है, एक चीज जिसको मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, एक चीज जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, बट मुझे करनी पड़ेगी, वोकैबुलरी। ठीक है, वो आप कितने भी पढ़ बेइंतहा है वो आपके हाथ में भी नहीं है। एक बच्चा जो कभी नहीं पढ़ा, एक बच्चा आप 1000 वर्ड या पढ़ के चले जाओ, आप वो कैब के उसमें वो ऐसा हो सकता है कि भाई वो वर्ड आप दोनों को ही आता हो, आपके 1000 वर्ड की मेहनत वही खराब है, क्योंकि आपने 1000 वर्ड 1 महीने 2 महीने में पढ़े, उस बच्चे ने कभी नहीं पढ़ा, वो वर्ड इतना इजी आ गया। तो फिर वो कैब का मैंने ऐसे ही था कि जैसे इडियम फ्रेजेस है उन पे ज्यादा जोर दिया, क्योंकि वो चीज हम पढ़ते जाते हैं, थोड़ा आइडिया भी लगा सकते हैं इडियम फ्रेज। 1 वर्ड पे ध्यान दिया, क्योंकि 1 वर्ड भी थोड़ा लिमिटेड आते हैं और उसमें भी सिलेक्टेड पढ़ लिया। और वो कैब के लिए वैसे तो मैंने 2 बुक फॉलो करी थी, एक तो अपने प्रिंस टू पैरामाउंट, ठीक है, उसमें वही था कि डेली का 1 पेज मुझे याद करना है, ठीक है, वो आप अपने ट्रिक्स बना लेते हो, वर्ड को याद नहीं होता, कुछ ऐसे तोड़ के पढ़ लिया, वो ट्रिक्स थी, वो करते 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 हो गई पूरी वो। ठीक है, फिर वही रिवाइज करी, वो वही मतलब एक बुक से स्टिक रहो बस, उसी को रिवाइज करो, उसी को। जब मैंने वो बुक 8-10 बार उसकी वो कैब कर ली, मुझे वो वर्ड ऐसे याद हो गई एकदम पक्की। फिर मैंने दूसरी बुक उठाई थी, या एसपी बख्शी की आती है, ठीक है, उसमें थोड़ा एडवांस वर्ड है, तो उसका मैंने स्टार्ट करा, उसमें वही आधा 1 पेज डेली का मतलब वो कैब को आप डेली भी मैं 1 पेज याद करूं हाथ ढक के, फिर खुद को सुना के देखने,
वैसे। आधा आधा करके। ठीक। लेकिन वो टाइम मिलता गया क्योंकि हमारा एग्जाम भी 1 साल लगभग लग गया था उन्हें। हाँ। मई के मार्च में हुआ था, मई में 10-11 महीने। तो डेली की थोड़ी एड ऑन होती वो अपने आप हो गई थी। ठीक है। और मैं फिर भी नहीं कर पाया था। मैं मेरा फिर भी गलत हो गया, मतलब मुझे आता ही नहीं था। वो ऐसा हुआ था कि एसपी बख्शी के सारी वोकैब कर ली, और उसके बाद उसके फिर न्यू वर्ड स्टार्ट हो जाते हैं लास्ट में थोड़े से। मुझे लगा कि बहुत हो गया था, इतने आना होगा आ जाएगा। और मेरे पेपर में जहां मैंने छोड़ा था ना लास्ट पेज, उससे नेक्स्ट पेज का फर्स्ट क्वेश्चन वो था ना वर्ड, वही पेपर में आया वही। और मुझे था ये तो है ही नहीं बुक में, ये तो है नहीं। बाकी हो गए थे, मतलब 7-8 नंबर के आसपास वो क्या भाई 7 हुई थी, सिर्फ एक वर्ड रह गया था। वो ऐसा था कि वो अगले पेज पे ही पहला था। और फिर मुझे वो वर्ड माइंड में स्टिक कर, क्योंकि मैंने वो कैब पे मेहनत ज्यादा करी थी, तो वो स्टिक हो गया। इसका क्या मतलब? बाहर आके मैंने चेक करा, ये मतलब है। घर आया, बुक में देखा कि पहले बुक में देखूंगा है भी एक नहीं, वो पहला ही वर्ड मिला भाई। तो वो चीज है, वो अनप्रेडिक्टेबल, लेकिन आपको करना पड़ेगा रेगुलर बेसिस। तो जैसे जैसे हम रेगुलर करते रहे ना, वो चीज हो जाएगी। और एक वो चीज है ना भाई, रिस्क और लक, ये दो ऐसी चीजें हैं जिनको आप घटा बढ़ा सकते हो, वो खत्म नहीं कर सकते। तो जितनी आप मेहनत करते जाओगे तो उससे क्या होगा, लक वाला फैक्टर ऊपर चला जाएगा, रिस्क वाला थोड़ा नीचे। लेकिन वो कैब वाला पोर्शन ऐसा अनप्रेडिक्टेबल कि बिल्कुल ही कुछ भी आ जाएगा। आप पढ़कर गए हो अच्छे से, एक बुक को भी बार बार रिवाइज करा आपने, तो 8 में से 6 वर्ड 5 वर्ड आप इजीली कर लोगे। आप या तो वो आइडिया निकाल लोगे, या फिर वो थोड़ा होता है ना, एलिमिनेट करके थोड़ा पता लग जाता है वर्ड के, वो सेंस आप वो कर हो जाता है। एक और भी इसकी ना थोड़ी ट्रिक्स होती है कि जनरली देखना, सिनोनियम ढूंढना मुश्किल होता है, एंटोनियम में एलिमिनेशन मेथड बहुत आप पकड़ दोगे, तो ये थोड़ा सा रहता है। अगर टाइम है तो एक बुक आती है वर्ड पावर मेड इजी करके, ठीक है, एक लाल से कलर छोटी सी बुक है, छोटी, लेकिन वैसे हाँ वैसे तो बल्कि है, बट लेकिन उसमें ना हर दिन का सेशन है। ठीक है, 45 के अराउंड उसमें सेशन है। अच्छा, तो उसमें रोज आप एक सेशन कर लो, उसमें आपको हार्डली 15 से 17 मिनट लगेंगे। अच्छा, लेकिन वो उसमें रूट वर्ड है, मतलब पहले पूरा वर्ड भी है कंप्लीट, उस वर्ड की अच्छे से एक्सप्लेनेशन है। आप पढ़ लोगे, आपको वर्ड अच्छे से ऐसा याद हो जाएगा कि हाँ इसका तो ये मतलब है। उसके बाद जैसे जैसे आप सेशन करोगे, उसमें उस वर्ड को तोड़ के रूट वर्ड बताते रहेंगे, वो इस रूट वर्ड का ये मीनिंग है, इस रूट। तो आपकी वो क्या बहुत अच्छी, मतलब जब आप बुक पढ़ने लगोगे ना, तो आप आधे वर्ड तो ये इसका तो यही मतलब वो खुद चीजें आप रूट वर्ड से निकाल पाओगे। ठीक है, तो आप वो अगर टाइम है 45 दिन तो है ही फिर। आप डेली का एक सेशन ज्यादा भी नहीं, वो बुक अगर आप कर सकते हो, इजी बुक पढ़ने में मजा आएगा। ऐसा नहीं कि मोटी बुक है, छोटी और मोटी बुक की ना, आप पढ़ने लगोगे ना, आप 3-4 सेशन आपको खुद इतना अच्छा फील होगा, आप उस चीज को करते, आप खुद को ये रहेगा कि आप एक्साइटेड रहोगे कि हाँ ये करना है। वो बुक आप जरूर पढ़ के देखो अगर आपको वोकैब अच्छी करनी है तो। ठीक, तो आपने वैसे 2 पार्ट्स में बताया था, एक प्रेडिक्टेबल, एक अनप्रेडिक्टेबल। हाँ, दूसरा है ग्रामर, वो हम स्ट्रक्चर वगैरह करके हम पता कर सकते हैं। जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, एक सेंटेंस में नाउन ये है, ये प्रोनाउन, ये एडजेक्टिव, ये एडवर्ब, ये इसकी पोजीशन ऐसी है, ये इसके बाद। तो मैंने जो पढ़ा था वो मैंने इसी तरह से पढ़ा था। मैंने डायरेक्ट पढ़ा था आपने? मैंने एक सर थे, वो भी मैंने होम ट्यूशन ही ढूंढा था। अच्छा, वो पीजीटी इंग्लिश है सर, ओमैक्स में है। अच्छा, तो पढ़ाते तो वैसे कोचिंग भी देते थे वो। हाँ। लेकिन मैंने उनसे बात करके कि थोड़ा, तो हम 4-5 बच्चे थे, वो घर पर ही पढ़ा देते थे। घर पर जैसे ऐसे अपना सेटअप है, टेबल पे है, जैसे हम बेसिकली ट्यूशन पढ़ते हैं। तो वो उन्हीं से पढ़ा था। वो नाउन बता देते थे, नाउन ये होते हैं, इस टाइप के होते हैं, इस तरह से चीजें वर्क करती हैं। ऐसे ही प्रोनाउन का तो हर चैप्टर के मैंने नोट्स बना लिए कि ये नाउन होते हैं, इतने टाइप के होते हैं, इस तरह ये वर्क करते हैं। उसमें मुझे 3-3.5 महीने लग गए थे इंग्लिश में भी करने में। लेकिन उस टाइम पे मैंने वही करा कि 8 घंटे जैसे मैं मैथ को दे रहा था, या 7 घंटे 6 घंटे, 3 घंटे मैंने मैथ कर दिया, 2 घंटे मैंने इंग्लिश, 2 सब्जेक्ट एक साथ उठा लिए। मैंने तीसरा सब्जेक्ट नहीं सोचा कि, क्योंकि इंग्लिश भी ऐसा सब्जेक्ट है, आप सिर्फ पीआरटी की तैयारी करो, डीएसएसबी की, एसएससी, कोई भी पेपर आप करो, वो आपके काम आने वाली है। और इंग्लिश में बहुत ज्यादा आप फ्लक्चुएट भी नहीं हो कि एकदम ही ऐसा आ गया। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं कि भाई हम नहीं कर पाते, या बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाते हैं। लेकिन उसमें भी अगर हम स्ट्रक्चर वाइज करते हैं ना, तो चीजें इजी लगने लगती है। इजीली ना, मतलब उसमें इतना भी नहीं है कि भाई
जीएस की तरह की कितना ही पढ़ लो, हाँ। क्या पता कितने नंबर आए, इतना भी नहीं है। इंग्लिश ऐसा है आराम से आपने 16-17 नंबर तक पहुंच सकते हो अगर ठीक ठाक मेहनत करिए तो। आपने पढ़ा है ना, वो काम आपके जरूर आएगा। इंग्लिश का पेपर आपके पेपर में काम आ जाएगा, यानी कि दूसरे में उसी पेपर में। जीएस का तो ऐसा है कि भाई पढ़ ली ना भी काम आए। बिल्कुल। इंग्लिश आपने पढ़िया तो वो आपके काम आएगी। 16-17 नंबर आप इजीली, मैं ये मानता हूँ कि कर सकते हैं। मतलब डायरेक्ट अगर बहुत वीडियो मिलेंगे यूट्यूब पे, हम सर्च करेंगे 100 रूल की, 50 इंपॉर्टेंट रूल, 150, उसमें ना हम रूल रट लेते हैं लेकिन हम वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। अगर उसमें से बिल्कुल ही वही एग्जांपल या उससे मिलता जुलता आ गया तो हमने कर लिया। वही चीज थोड़ा आगे पीछे होगी ना तो बच्चा कंफ्यूजन में रह जाता है कि ऐसा सा था तो कुछ, या उसके और तो वो चीज है ना कि देखो भाई, अगर किसी के लिए काम कर रही है तो वेल एंड गुड, ठीक है, बड़ा मजे से करो उसको, है ना, उसके लिए हम मना नहीं कर रहे। पर एक जनरल एक वो बता रहे हैं कि अगर आपको टाइम भी अभी बच्चों के पास, क्योंकि वैकेंसी नहीं आई है, टाइम है आपके पास, सोर्सेज है, हम जैसे बैठे, गाइडेंस है आपके पास, आप हमारे पास टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। आप लोगों को पर्सनली मैं, हिमांशु सर खूब बच्चों को वो कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे आप जुड़ सकते हो हमारे साथ। तो टाइम है, गाइडेंस है, सारे सोर्सेज हैं, तो फिर क्यों आप वो शॉर्टकट अपनाने की कोशिश कर रहे हो जिनका कोई शॉर्टकट का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर आपका पेपर नहीं होता तो चांसेस इतने हैं कि अगर आपने चीजें रट के करी है ना तो आप जो अपना सेकंड अटेम्प्ट दोगे, आप उसमें भी आपके फेलियर के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो शॉर्टकट उसमें बात अगर काम करेंगे। सबसे अच्छा जब हम पढ़ने लगते हैं ना तो सबसे अच्छा हम तब पढ़ पाते हैं जब हम पहली बार चीजें पढ़ रहे होते हैं। चीजें बार बार रिवाइज करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। बिल्कुल। बोरियत होगी, मोनोटोनस, हम मोटिवेटेड भी कम फील तभी करते हैं कि भाई सेम चीज बार बार पढ़ रहा हूँ, अभी तो पढ़ी थी, अभी करा था, तो सेम चीज हम डिमोटिवेटेड तभी ज्यादा। लेकिन कोई नई चीज पढ़ते हैं ना हम पहली बार, उससे हमारा इंटरेस्ट ज्यादा आता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई जब आप पहली बार कर रहे हो ना, वो तैयारी आप इस तरह करो, कितना भी टाइम ले लो, क्योंकि बार बार फेलियर से अच्छा है, डिमोटिवेटेड होने से अच्छा है 2 साल 3 साल 4 साल उसे देने से अच्छा है कि आप 1 साल ऐसा पढ़ लो अच्छे से टाइम लगा। उसके बीच में मेरा माइंडसेट ये था कि भाई मुझे ना ये 1 साल पढ़ना है, 2021 से 22 में मुझे तैयारी करनी है। अगर वो पेपर मेरा 2021 के लास्ट में भी आ गया ना, और मेरा ये पता है कि मुझे मेरे हर सब्जेक्ट के 4-4 5-5 चैप्टर रहते हैं और पहले की मेरी रिवीजन कम है, तो मैं पेपर के पीछे नहीं भागूंगा, मैं वही करूंगा। मैं पेपर में अपना जब तक मेरा पूरा नहीं हो जाएगा ना, क्योंकि मुझे वो रहेगा कि हाँ भाई मुझे जितना मैंने पढ़ा था उतने आगे खत्म बात। अब उसके चक्कर में अपने कंसेप्ट खराब करके मुझे फिर अगली बार भी प्रॉब्लम होने वाली है। तो मेरा ये था कि बेसिक 1 साल पढ़ना है, इस बीच में पेपर आ गया तो भी मैं पेपर की तैयारी नहीं कर रहा, मैं इससे अगले अटेम्प्ट की सोच रहा हूँ, मैं वो अटेम्प्ट नहीं काउंट करूंगा। तो वो था। बहुत बढ़िया था। और ये बात ना आपने बहुत जेन्युइन कही है कि जो पहली बार होती है ना वो बेस्ट होती है तैयारी। तैयारी आपकी पहली बार ही होती है, उसके बाद आप उस चीजों को उसके ऊपर बिल्ड करते हो। हम घर भी बनाते हैं, नींव बनाते हो बनाते, तो जब तक वो स्ट्रांग नहीं है ना तो कोई फायदा नहीं, आप कितना भी बनाते जाओ, कुछ भी करते जाओ, वो चीज डामाडोल रहती है। और परेशान होने से अच्छा है कि बार बार आप एक सब्जेक्ट में कंफ्यूज रहो। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो 1-1.5-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उन्हें वो क्लैरिटी नहीं है कि भाई ये टॉपिक किस तरह का है, या कंफ्यूज हो जाते हैं वो चीज। तो उससे बेटर मैं ये मानता हूँ कि आप पहली बार से ही इतने अच्छे से पढ़ो कि भाई आपको चीजें क्लियर होती चली जाए। आपको कहीं डाउट है तो ऐसे टारगेट मत बनाओ पहली बार में कि 2 दिन में खत्म कर दूंगा। फुर्सत है, बैठे पढ़ है, जी करे भाई, मन खुश है पढ़ है, आप परेशान हो वो थोड़ा रेस्ट मिल गया फिर पढ़ गया, वो हंगा मत करे, जबरदस्ती मत करे उस चीज गिला, उस सब्जेक्ट गिला। कभी कभी ऐसा होगा कि यार मैथ इंग्लिश जीएस समझ है ना, तेरा दिमाग खराब हुआ, कहती हो गया कोई ना बात, छोड़ दे, अपना कल कर लिए, परसों कर लिए, और कुछ पढ़ ले, कोई बात ना। मतलब ये चीज अपने खुद किया आप उस चीज पे, क्योंकि एक बार आपकी तैयारी खराब हो जाना और फिर दिक्कत करे है। मेरे बहुत से ऐसी चीज जो मैंने अपने आसपास लाइब्रेरी वगैरह में कितने दोस्त वगैरह कोई तैयारी करते देखा था, वे बच्चे उन्हें ज्यादा स्ट्रगल करते देखा है जिनने शॉर्टकट ज्यादा ले लिया। इंग्लिश के 100-150 रूल आपने याद कर लिए, आपने जब तीनों ही नहीं बेरा उस सेंटेंस में नाउन के है, प्रोनाउन के है, तो एडजेक्टिव के है, तो अगर कुछ भी अलग आ गया ना आपके पढ़े और सेंटेंस तक, तो आप टैकल नहीं कर पाओगे। बिल्कुल। और आपने अगर स्कोर हाई करना है ना, अपने चांसेस इंक्रीज करने हैं, क्योंकि मोस्टली बच्चे शॉर्टकट लेंगे, मोस्टली आदत है सबकी, सब ना पसंद है भाई जल्दी हो जाए, जल्दी हो पढ़ाई तय जल्दी पंडा छुपे अपना करके ना
टारगेट में नु भाई यो चैप्टर हो गया खत्म मौज। तो नु है कि भाई थोड़ा पढ़ लो लेकिन जेन्युइन पढ़ लो, वो चीज थी। तो इंग्लिश ग्रामर का ये था, अगर आप पढ़ रहे हो तो नाउन प्रोनाउन आपको अच्छे से पता होना चाहिए, आने चाहिए, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। आप कोई डाउट क्लियर कर रहे हो तो आपको, मैं जैसे प्रैक्टिस प्रिंट टू पैरामाउंट से ही करता था, या फिर एक बुक है मिरर ऑफ कॉमन एरर, मिरर ऑफ कॉमन एरर, येलो कलर की बुक है। जिस भी बच्चे को थोड़ा ऐसे इंग्लिश से डर लगता है ना, वो पढ़ सकता है मिरर ऑफ कॉमन एरर, क्योंकि उसमें आपके रूल सब कुछ हिंदी में दे रखे हैं। अच्छा, तो उसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि उसमें से बकायदा लिखा हुआ है कि दा के बाद ये आता है, ये एरर एडजेक्टिव का इसलिए है क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है या कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमारा, तो बच्चा जल्दी याद कर लेगा। तो उसको याद, उसी के बाद उसके क्वेश्चंस हैं, और क्वेश्चंस का भी पीछे सॉल्यूशन दे रखा है, तो आपको पता चल जाएगा आपकी गलती कहाँ थी। तो वो चीज अब हम कर, तो प्लिंट टू पैरामाउंट में हम कर लेते हैं, उसमें तो रूल बहुत ज्यादा है चैप्टर, अगर आप और फिर जब आप आंसर करते हो ना, पीछे सिर्फ उसमें आंसर दे रखा है या ये पार्ट में एरर है, और बच्चे को कभी कभी कंफ्यूजन रहती है कि मैंने ए बी सी 3 ही है, मोस्टली हम नो एरर को तो ऐसे करके चलते हैं कि हाँ छोड़ दिया, तो आपको ए बी सी में थोड़ा आइडिया होता है कि चल सी तो ठीक है, 2-3 वर्ड ये तो मैंने चेक कर लिया, या फिर कंफ्यूजन हो, लेकिन उसका रीजन पता नहीं होता, बी लगा दिया हाँ ठीक पाया अगला, लेकिन आपको उस चीज का रीजन ही नहीं पता ना, तो आपको दिक्कत करेगा। बिल्कुल, जीरंड है, पार्टिसिपल है, आगे आया हैव के साथ क्या, तो वो चीज जब आप मिरर ऑफ कॉमन एरर से आपके पास एक एक्सप्लेनेशन होगी ना आपके आंसर की, तो आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, फिर आप करते रहो। कोई भी एक बुक उठा, उसको बार बार कोई भी उठा सकते हो, उसके लिए तो मिरर ऑफ कॉमन एरर उसके लिए जिसको थोड़ा हिंदी में पढ़ के करने और थोड़ा अपना एक्सप्लेनेशन देखने कि भाई कैसे मेरा आंसर निकला या चलो चीज, तो उसके लिए वो बेस्ट है। या फिर आप वो कर सकते हो, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करो, और ये चीज जरूर आप कोई भी क्वेश्चन कर लो ना आप इंग्लिश का, ये जरूर देखो कि भाई जो मैंने लगाया उसमें एरर ये है, इस रीजन से है, और ए और सी ठीक है, उसमें आप 2 बार, जैसे प्रोनाउन का करने लगा मैं, तो मेरा ध्यान प्रोनाउन के क्वेश्चन में प्रोनाउन पर ही जाता है, हम ही देखते हैं, फिर उसके साथ हिम आएगा, आई के साथ ये, तो वो देखते हैं, बीच वाला पोर्शन हम छोड़ देते हैं, हमारे लिए ब्लाइंड हो जाता है, पढ़ते जल्दी जल्दी। तो आप उसमें देख सकते हो, जैसे आप वर्ब, इस वर्ब के साथ या हाँ वर्ब में वो फॉर्मूला था, देखिए सेंटेंस में ये आ गया, तो आपको ना वो चीजें याद होती चली जाती हैं, तो वो अच्छे से कंसेप्ट बनता है। एक बेशक आप प्रोनाउन का चैप्टर कर, लेकिन उसमें आप वर्ब का भी ढूंढो, सेंटेंस आपका ठीक हो गया, प्रोनाउन आपने ठीक कर लिया, लेकिन उसमें आप वर्ब देख सकते हो, वाज के साथ ये आई थी, अच्छा ये पैसिव वॉइस था या ये था, तो आप वो चीज, तो एक होलसम तैयारी की पहचान है फिर ये, है ना। तो ये होगा अभी हमारा मैथ, इंग्लिश, और फिर हिंदी तो भाई सबको पता ही, आपकी एक वो सरस्वती पब्लिकेशन की या इनकी वो कौन सी होती है, और वो मैं स्क्रीन पे भी आपको दिख जाएगी, वो आदित्य पब्लिकेशन की है ना शायद, ऐसे मुझे हिंदी की बुक का नहीं पता जनरली, मैंने नोट्स बनाए थे, उन नोट्स को ही पढ़ा था। कहाँ से नोट्स? एक तो मैंने कोचिंग ली थी टीएम से, रोहिणी, वहां से, टीएम, हाँ रोहिणी में है सेक्टर, उसमें वहां से ली थी। तो मतलब ये तो मैंने अपनी जब यहाँ से इंग्लिश मैथ सब कुछ खत्म कर लिया था, उसके बाद जब मुझे दिक्कत आने लगी थी पार्ट बी में, ठीक है, तो मुझे कोचिंग चाहिए थी, क्योंकि मुझे पता था कि भाई हाँ मुझे इस सब्जेक्ट का कुछ नहीं पता, जीरो है मेरा, तो मैं कहीं से भी इधर उधर ढूंढने से अच्छा है कि मैं एक गाइडेंस ले ही लो। तो तब मैंने वहां पे कल को रिग्रेट ना हो यार, थोड़ी सी और इसमें मेहनत हो जाती तो हो जाता। लेकिन पार्ट ए का मुझे अपना सेल्फ सफिशिएंट हो गया था मेरा, मुझे ऐसा नहीं था कि आपके फर्स्ट पार्ट में कितने मार्क्स थे? मेरे इसमें 85 के आसपास थे शायद, 80 इतने ही थे। ठीक है, फिर उसके बाद में तो वहां से मैंने कोचिंग ली थी, तो वहां मैं पार्ट ए की जैसे क्लासेस छोड़ देता था, मैथ की आगे क्लास 1.5 घंटे की वो मैं छोड़ देता, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा हो रहा। तो वहां से मैंने हिंदी के भी वहीं से जो सर डिक्टेट करते थे, पढ़ाते थे, संज्ञा सर्वनाम और ये सारी वो पढ़ा देते थे, वो डिक्टेट वो लिख लिए, बस उसी में से पढ़ लिया था, तो उसी में से लिख ली। तो वैसे बता देता हूँ भाई, सरस्वती पब्लिकेशन वगैरह की राजस्थान की एक हिंदी की बुक आती है, वो भी बहुत बढ़िया है, तो आप देख सकते हो, हिंदी की तो इतनी सारी बुक्स हैं, कोई सी पढ़ लो, वही मिली जुले के वही चीजें आती हैं। हिंदी तो जनरली कर भी लेते हैं, इतना डिफिकल्ट ग्रामर, थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करोगे, दिमाग लगा के, तो आपके आराम से 18-19 नंबर आ जाएंगे हिंदी में। और रीजनिंग मैथ के साथ कवर होगी, जीएस हमारी है भाई, उसको तो जीएस का फिर भी थोड़ा बहुत हम बता, जो मैंने करा था, और मेरा सिलेक्शन भी जीएस की वजह से हुआ है। अच्छा, कैसे? तो ये था कि मैंने फिर वही अपना जो
पीजीटी टीजीटी सारा छान मारा। हाँ। जब मेरे पहले 4 सब्जेक्ट अच्छे हो गए थे, जीएस मैंने लास्ट में उठाई थी, उससे मैंने देख लिया कि भाई हाँ वो जो पढ़ा रहे हैं ना, जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे हिस्ट्री में एंशिएंट, मिडेवल, मॉडर्न में मॉडर्न से ज्यादा आ रहे हैं, गांधी पे पूछ रहे हैं, मिडेवल में अकबर वगैरह पे ज्यादा पूछ रहे हैं, तो मैंने वो सिलेक्टिव टॉपिक उठा लिए, वो पढ़े। ऐसे ही पॉलिटी में मैंने देखा कि डीएसएस भी फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछता है जीएस में, तो उसमें मैंने देख लिया कि भाई वो पॉलिटी से आर्टिकल पूछ रहा है, शेड्यूल्स में से क्वेश्चन पूछता है, पार्ट में से क्वेश्चन पूछता है, तो मैंने वो चीजें पढ़ ली। ज्योग्राफी मुझे पढ़ना थोड़ा ठीक ही लगता है, उसमें भी मैंने वो नेशनल पार्क वाले, मतलब ऐसे टॉपिक उठा लिए थे मैंने कि हाँ फैक्ट वाले ये क्वेश्चन है और इन्हीं से वो ज्यादा पूछ रहा है। एक डीएसएस भी फेस्टिवल, आर्ट, म्यूजिक, ये क्वेश्चन जरूर पूछता है, स्पोर्ट्स, इन पे जरूर आप कोई भी पेपर उठा लेना, इन पे जरूर क्वेश्चन और आपको एक मिनिस्टर, एक मिनिस्टर की भी, ये मिनिस्टर के पास कौन सी मिनिस्ट्री है, फिर इस ये क्वेश्चन वो फैक्ट वाले पूछता, वो कुछ एक्स्ट्रा नहीं पूछता। जीएस जनरल साइंस जो होती है हमारे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये मैंने छोड़ दी क्योंकि उसमें से बहुत कम पूछता है, तो कोई इतना गिना चुना एक एसिड का नाम पूछेगा वो कि भी ये एंटासिड, इसका क्या नाम होता है, ये वो एक आधा बस, अदरवाइज सारा ऐसे होगा। और फिर मैंने ऐसे मतलब पूरे हर उसके, और ये टॉपिक मैंने अच्छे से पढ़े थे कि यूट्यूब से वीडियो देख लिया और कहीं से किसी सोर्स मिल गए, डांस वगैरह अपने ट्रिक्स बना लिए, निमोनिक्स बना लिए, याद कर लिए, वो कर लिए, तो उस तरह से करे थे। और मेरे एनडीएमसी वाले में जब मैं कर रहा था ना जीएस, तो मुझे फील हो रहा था कि हाँ मेहनत करेगी काम आ गई, कि मेरे को मतलब वो एक होता ना, करते करते आपको मजा आ रहा था, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन खुल रहा था वो हो रहा था। मैंने जीएस के 20 में से अटेम्प्ट 16 के आसपास क्वेश्चन करे थे, और मैंने घर आके जैसे याद तो हो ही जाता है जीएस का, जो मैंने चेक करे वो मेरे 14 तो ठीक थे, 2 में मुझे डाउट था, तो मेरे 14-15 नंबर वहां, मतलब वहां मेरे को ये एक वो आ गई थी कि हाँ अगर इसमें इतने बन रहे हैं तो शायद मेरा हो सकता है। तो मुझे वहां पे पता चल रहा था अगर मैं इतने स्कोर इसमें कर रहा हूँ तो मैं और बच्चों से ज्यादा आगे जा रहा हूँ, क्योंकि जीएस आप में अगर आपके 14, 12, 10, 12 नंबर है तो आप काफी बढ़िया नंबर है जीएस में, लीड में। डीओई में नहीं आए थे, डीओई वाले पेपर में तो वही 4-5 ठीक थे। तो एनडीएमसी में चले गया था। मतलब फर्स्ट पार्ट का हो गया, अब आओ भाई सेकंड पार्ट, 100 मार्क्स, 100 नंबर का। अब एक बार आप बता दीजिए भी कैसे तैयारी करें। इसमें भी मैंने अपना सेक्शन बांट लिया था, कैसे? पेडागोजी, एजुकेशन, साइकोलॉजी, थोड़ा थोड़ा, मतलब ऐसे ये मेरी सब्जेक्ट पेडागोजी है, ये मेरी साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी है, उसके बाद सोशियोलॉजी का थोड़ा पार्ट आता है, उसके बाद जैसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कमीशन वगैरह और ये सारी चीजें, तो ऐसे ऐसे मैंने डिवाइड कर लिया था कि ऐसे ये ऐसे पूरा 100 ना देख के मैंने उस चीज को पार्ट में डिवाइड कर दिया था कि ये पार्ट है, ठीक है, और सबसे ज्यादा कौन सा पढ़ना है, कौन से में मुझे प्रॉब्लम आ रही है वो आ रहे। और कोचिंग का भी ऐसा था, जब मैं कोचिंग टीएम से कोचिंग लेने गया, वो सर अच्छे थे वहां पे, अच्छा पढ़ाते थे, लेकिन उनके पास जाने से पहले मैंने अपना थोड़ा सा ना बेस सा बना लिया था। वो ऐसे एक बुक आती है अरुण कुमार की, शिक्षा मनोविज्ञान, वो ऑरेंज कलर की मोटी सी बुक, उसमें से मैं गो थ्रू हो गया था। वैसे तो मेरा इंग्लिश मीडियम है, मुझे हिंदी नहीं आती समझ, उसमें मतलब एजुकेशन साइकोलॉजी में अधिगम वगैरह ये मैंने पहली बार पढ़े थे, लेकिन वो देखकर मैंने कर लिया था कि हाँ कन्वर्ट, थोड़ा टाइम लगा, मतलब 15-20 दिन तो ऐसा हो गया फूक दे इसने के समझ कुछ, मतलब वर्ड ऐसे थे, संज्ञान ऊपर से जा रहा, क्या संज्ञान के मतलब कॉग्निशन, मतलब वो चीज हिंदी में, पर इंग्लिश में थोड़ा क्यों कॉग्निशन वगैरह ये ऐसे वर्ड है जो नॉर्मली हम नहीं सुनते, मतलब जब तक हम पर इसमें एक और भी चीज है ना, जैसे मान लो कोई एक वर्ड आ गया सिफेलोकोडल, हाँ, तो हमें इंग्लिश में तो सिफेलोकोडल के अलावा कुछ मिलेगा ही नहीं, लेकिन हिंदी में क्या हो, शिरोधमुखी और पता नहीं क्या क्या कुछ भी दे देगा वो ट्रांसलेट करके, वो फिर फंसता है बच्चा, फिर उसमें दिमाग खराब हुआ तो उसमें। लेकिन वो था कि हाँ कुछ चीज ना हिंदी में हमने जल्दी याद होगा, जल्दी पढ़े, याद रिकॉल बत्ती रहा हमने, जब एक बार स्किम कर लिया। तो कोचिंग में जाने था पहले हमने 1-1.5 महीने में वहां पढ़ सी थी पूरी, एक बार स्कैन हमने आइडियाज होगा, हाँ ये चीजें हैं, ये चीजें हैं। फिर कोचिंग आओ ना, नोट्स वगैरह दिए, वो दिए, सर पढ़ाते थे, लेकिन फिर वो लास्ट टाइम हो गया था भाई, इसमें भी एनालाइज करे थे काम चल लगा, मतलब ठीक है पढ़ा दें, सब पढ़ा दें, अच्छा पढ़ाया उन सब ने, नो डाउट,
लेकिन वो सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत मैटर करे। बहुत मायने रखती आप कितना भी पढ़ लो वो एक कम है। इस सब्जेक्ट में आप कितना ही पढ़ लो, इतनी बुक हैं, इतने सोर्स है, इतने नोट्स हैं, आपने जीन पे आज ई पढ़ा ना तो सामने आप कुछ क्वेश्चन करोगे ना उसमें तो ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा दिमाग कर जाएगा यार। यो कहते हैं एक बार क्वेश्चन में थोड़े से ओनली वन ओनली टू वाला आया, एक वर्ड आगे पीछे किया। जीन पे आज इतना नॉर्मल है, सबको पता है। सीटेट में आवे वो कोई भी पेपर दे लो उसमें फिर भी डीएसएस भी ऐसा क्वेश्चन पूछ दे हम उसमें भी कंफ्यूज हो जाए। बिल्कुल। तो वही चीज है ना, हमारी अंडरस्टैंडिंग कितना कितना लैक करे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहे। क्योंकि जो मोस्टली मैंने तो करीबी साउथ पॉइंट में देखी है, सोनपत तय करी थी जो तो वहां तो कुछ कोई डाइट वगैरह का कोई ऐसा कुछ नहीं था भाई, अपना डाइट में तो करी है तो करिए साउथ पॉइंट तक करी थी अपना, बढ़िया है। तो वह सारी चीज अपने आप फिगर आउट करनी थी। तो फिर उसमें धीरे धीरे ये चीज समझ में आ गई थी कि भाई अच्छा एनालाइज के बाद ही काम चले। हाँ, और कम पढ़ लो लेकिन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है। उसमें मैंने फिर वही अप्रोच ली भाई, जीन प्याजे की पूरी अच्छी तरह 4 स्टेज है उनकी, सब स्टेज वे अरुण कुमार की बुक में अच्छे तरह बता रखे हैं। जो अपने एक प्री ऑपरेशनल के भी इतनी सब स्टेज हैं वो हैं, तो उसमें वो एक्सप्लेनेशन एग्जांपल है। तो बढ़ते फिर चीजें थोड़ा मैंने बत्ती पढ़ना स्टार्ट किया, थोड़ा एक के टॉपिक थोड़ा ज्यादा पढ़ दूंगा लेकिन अच्छे तरह पढ़ूंगा, मतलब समझ बनाने में मेन मैं उसी चीज पे गया कि भाई समझ बनानी। और मेरी हुई थी 2018 से 2021 की थी, और 2019 का पेपर ये एनआईएस का कहते थे। मैंने नो था भाई, मैंने लिमिटेड सोर्सेज पता है जैसे एजुकेशन पेडागोजी सब्जेक्ट पेडागोजी थी, ये सब्जेक्ट है इनकी, या पेडागोजी अपने जेबीटी की बुक पढ़ ली डाइट की, उनमें सब कुछ अच्छे से थोड़ा ज्यादा भी दे रखा लेकिन वो एक्सप्लेन भी ठीक कर रखे। तो मैंने वे बुक उठा ली, उनमें तो समझा, जो ना समझ में आता फोन पर गूगल कर लिया। और वैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एनआईएस में पता क्या है एक्चुअली, एनआईएस में जितनी आपने बातें बताई है ना, एनआईएस की डीएलएड की जो बुक्स है वो ये लगा लो 10 वो है पार्ट एक तरह से, और एक के 2-2 3-3 पार्ट है, लगभग 30 बुक्स है वो। 30 में जैसे 501 जो ब्लॉक है तो उसके 501 में पूरी ये दे रखी है कि हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और लिटरली मैंने जो आप वो 501 उठाओगे ना उसके आगे से 10वां पेज खोलना, 2 लाइनें लिखी हैं बस, मतलब एक पैराग्राफ 2 लाइनें, फिर नीचे चीजें 2 लाइनों से 2 क्वेश्चन पूछ रखे ऊपर नीचे। डीएसएसबी का ये हर बार का है, डीएसएसबी सिर्फ एक सोर्स उठाता है धड़ाधड़ उससे क्वेश्चन। 2018 का पेपर देखना एक बार, अगर आप देखोगे तो 2016 के टाइम पे एक ऐसा पेपर आ रखा है, उसमें ऐसी थ्योरी जो किसी ने 2016 में 2013 में 2013-14 के टाइम बताओ, वो एक ऐसा पेपर पे केवल जो 40-80 नंबर की वो है ना उस पे कट ऑफ लगी थी, मतलब 91। वो पेपर आज भी करके देख लेना बच्चा ना, आज भी नाम नहीं होगा वो, आज भी पेपर नहीं होगा वो सारा। तो डीएसएसबी का हर बार का है, उसने एक सोर्स उठाया धड़ल्ले से, उसमें से लाइन टू लाइन भी है ना, लाइन उठा के दे दी क्वेश्चन में, उसने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट कराई नहीं कि एग्जांपल उसमें जो एग्जांपल है वही एग्जांपल दे दिया। जो लाइन है जैसे हमारे फिलोसफर साइकोलॉजी के साथ छेड़छाड़ कर भी तो नहीं सकते ना भैया, एक वर्ड हटा उसके सेंस बदल, आप साइकोलॉजिस्ट का नाम बदल गया। ऐसे ही फिलोसफर ने किसी ने कोई बात करे वैसे कैसे उठाई चिपका दी, तो हर बार का है। तो मैंने वो चीज देख ली थी, तो मैं एनएस के पीछे इसलिए ज्यादा नहीं हुआ क्योंकि मेरे को लग रहा था कि इस बार नहीं पूछेगा, हर बार एक नया सोर्स उठाता है उसमें से ही पूछता है। तो इस बार भी कोई ऐसा सोर्स उठाएगा कि वो शायद एनएस ना हो कुछ और हो, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग बनानी जरूरी है। वैसे मैं देखो एक जनरल बता देता हूँ भाई आप सबको, अगर मतलब एनआईएस ना सर जब तक आप नहीं पढ़ोगे ना तब तक ये लगता है कि यार एनआईएस से नहीं आ रहा कुछ भी। जिस दिन एनआईएस पढ़ ली, एनआईएस में ये सारी चीजें 501 में तो हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, 506 में फिर उसके बाद ये जितनी कम्युनिटी आपको एक पूरा स्ट्रक्चर में एक ऑर्गेनाइज चीजें मिल गई आपको, वो अच्छी चीज। मैं इसके बाद जो बच गई ना 505, 507, 8, 9, 10 उसमें सारी वो है जो आपकी सब्जेक्ट साइकोलॉजी आ जाती है, इंग्लिश मैथ और वो सारी वही है। वो चीज ये नहीं है लर्निंग का चैप्टर है, वो एनएस में भी सेम है, वो अरुण कुमार में भी सेम है। आप किसी के नोट्स पढ़ोगे उसमें भी एक सोर्स और मैं अगर बताऊं
जिसने मेरे को हेल्प करी थी वो थी एनसीएफ के हमारे डॉक्यूमेंट 21 आए थे। एंड हर एक का जो फोकस ग्रुप था हमारे 21 हर एक सब्जेक्ट का उन्होंने ना पेडागोजी दे रखी है। अगर आप सर्च करोगे कि नेशनल फोकस ग्रुप ऑन ईवीएस ऑन पेडागोजी, जैसे इस बार हमारे क्वेश्चन आए थे योगा पे, इस पे वर्क एजुकेशन पे, इन सारे पे जो क्वेश्चन आए थे ना, मेरे पेपर में 5 से 7 ऐसे क्वेश्चन थे जो नेशनल फोकस ग्रुप में डायरेक्ट लाइन की लाइन है। अच्छा। वही क्वेश्चन जैसे हम एनआईएस से क्वेश्चन उठाते हैं ना, वही नेशनल फोकस ग्रुप के पेपर में सेम डिट्टो लाइन ऐसी की ऐसी थी। मैंने जब स्टार्टिंग में पेपर देकर आया तो मेरे पास स्क्रीनशॉट थे, अब तो शायद नहीं है लेकिन मैं दिखा देता। तो उस फोकस ग्रुप के ना एक वर्क एजुकेशन का फोकस ग्रुप है, उसके सिर्फ मैं समरी पढ़ के गया था जब, क्योंकि मेरा पेपर था 27 मार्च का था, उससे पहले बच्चों का पेपर हो तो वो एक चीज पता लग जाती है भाई योगा और वर्क एजुकेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैंने नेशनल फोकस ग्रुप का प्रिंट आउट निकाला, उसमें सिर्फ समरी 2 पेज की समरी, उस 2 पेज की समरी से मेरे 2 क्वेश्चन आ रहे थे लाइन टू लाइन। और दूसरा एनआईएस के लिए एक अच्छा सोर्स है, यूट्यूब पे ही वीडियो है, लेकिन एनआईएस वालों की होगा, वो किसी सर की या कोचिंग सेंटर की नहीं है, वो जो ओपन का कोर्स लेते हैं ना एनआईएस सेकेंडरी करके, वो पूरा उनका पेज है। तो उसमें उन्हीं के जो प्रोफेसर वगैरह उन्होंने समझा रखी चीजें, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वगैरह बना के अच्छे से, तो आप वो सोर्स जरूर यूज कर सकते हो। उसमें आपको ऑथेंटिक मिलेगा, तो एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा जैसे कोचिंग पे होता है ना बीच बीच में हम ये बच्चा ऐसे कमेंट कर रहा है, ये ऐसे टू द पॉइंट चीज ना, थोड़ा बोरिंग लगेगा लेकिन वो चीज उन्होंने अच्छे से कहा और ऑथेंटिक और रिलायबल भी है भाई, ऑथेंटिक सोर्स है। एक्सपीरियंस टीचर पढ़ा रहा है, प्रोफेसर एनआईएस का ही पेज है, वो एनआईएस वाले ही वीडियो दे रहे हैं वही टॉपिक पे जो हमारे लर्निंग के हैं, उन्हीं बुक का एक तरह से उनके वो समरी भी दे रहे हैं, मतलब एक तरह जो टॉपिक में पढ़ा रहे तो आपको हेल्प कर सकते हैं जरूर। ठीक है भाई, ये हो गया। अब आ जाते हैं कि मान लो बच्चे की तैयारी होगी, उसको लगता है कि भाई अब मेरी तैयारी हो गई है, मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया एक्चुअली। हाँ। और मैंने एक्चुअली पता क्या, जैसे हम जब हमसे कोई बच्चे पूछते हैं ना तो उनको हम समझाते हैं कि अगर आपके वही 100 नंबर के आसपास आ रहे हैं ना, तो ये समझ लो कि तुम्हारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है भाई। अगर सिलेबस कंप्लीट है और आपके 110 120 नंबर 135 तक पहुंच रहे ना, तो फिर ये समझ लो कि सिलेबस कंप्लीट है। अब आपको वैल्यू एडिशन करने आपको बस, अब आपको स्ट्रेटेजीज की जरूरत पड़ेगी। 120 से पहले स्ट्रेटेजीज की जरूरत ही नहीं, उससे पहले तो केवल एक ही स्ट्रेटेजी है, सिलेबस अच्छे से पूरा करोगे, आप बेस क्लियर करोगे। 120 नंबर तो आप कुछ भी पढ़ लो, उससे मत आंसर क्वेश्चन। आपने 10 में तक 4 टॉपिक पढ़े, 5 टॉपिक, उसमें तो क्वेश्चन आ गया। हाँ। आपके 4-5 क्वेश्चन आ गए, आपके हो गए। हाँ। तो वो तो आप कुछ भी पढ़ो तो आना ही आना है, उसमें तो आप जो भी पढ़ोगे, आप नई चीज पढ़ो हो, किताब उठाई है आपने 100 पेज पढ़ तो कुछ तो होगा। हाँ। तो चीज तो नंबर तो स्टार्टिंग में नंबर बढ़ना इजी है, लेकिन फिर दिक्कत आती है जब वो 130 से 140 के आसपास का जो स्टेगनेशन आ जाता है ना, 140 से 150, हाँ, फिर उससे आगे एक स्टेप बढ़ने में बहुत जोर लगेगा। 160 नंबर में मानो कि भाई बच्चा कुछ लक फैक्टर जरूर काम करेगा जब आप उतने आगे जा पाओगे। एक है भाई मेहनत करके हम एक सीढ़ी चढ़ है, 150 155 नंबर बहुत मेहनत लगेगी, बच्चे ने करने पड़ेंगे, लानी पड़ेगी, एक वजह पढ़ना है, सीधी बात है। हाँ। और उसके बाद 5-7 नंबर वो आपका लक फैक्टर भी है। आप जीएस पढ़ के गए, करंट अफेयर पढ़ के गए, उसमें तय आ गया, या फिर साइकोलॉजी में कुछ ऐसी चीज आप पढ़ के गए, वर्ड टू वर्ड आ गया, तो लक तो देख कुछ काम करे, लेकिन वो लक भी आपका 5-7 नंबर का करा। और लेकिन वो देखो ना, आप 5-7 नंबर का लक के पीछे की कहानी क्या है कि आप जो पढ़ के गए वो पढ़ा तो है ही नहीं भाई, वही चीज है। तो वो चीज हम करनी पड़ेगी एक बार। तो लक की ये कहानी कोई नहीं सुनाता मिलेगा कि भी आप गए पेपर में और ऐसा क्वेश्चन आ गया जो मतलब आपने कभी नहीं पढ़ा और वो आपका ठीक मिल गया, ऐसे कोई लक नहीं मिलता। 10-12 नंबर कोई भी पेपर हुआ, चाहे आज मैं एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में बैठकर मैं इबी मॉक दूंगा ना, मॉक टेस्ट दूंगा, मैं वो क्वेश्चन जरूर गलत करूंगा जो मैंने आता होगा। 200 क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करूंगा ना, 200 में चाहिए मैं 150 करूँ, 150 आते हो मैंने 120 आते हो, लेकिन मैं वो उस 120 में वो क्वेश्चन जो मेरे 80 गलत हो या मैंने छोड़े हैं, उनमें वो क्वेश्चन जरूर पाऊंगा मेरे गलत हैं जो मैंने आवतार में ठीक कर सकूंगा। सब बच्चे के लिए हर चीज हो गया, और हर एक बच्चे के लिए वह चीज भी होगी। वो क्वेश्चन उसने बस सुन रखा था कि अरे चल लगा दे, इसका भी लगा, मतलब तुक्के वाली जो चीज हो रहा है वो भी पाओगे हर बच्चे की। अपनी तैयारी को एनालाइज कैसे करो,
सबसे अच्छा एनालाइज करने का एक ही तरीका है, सबको पता है, मॉक टेस्ट। ठीक है। मॉक टेस्ट मैंने दिए, मैंने कभी नंबर के लिए नहीं दिए। हम्म, मतलब अगर मैंने 100 मॉक दिए, 100 तो खैर मैंने नहीं दिए, मैंने दिए होंगे 40-45 के आसपास मॉक ठीक। टेस्ट दिए होंगे। तो टोटल पूरी प्रिपरेशन 40-45 बहुत हो जाते हैं यार 40-45 भी। मतलब कर लिया, कदे कदे बीच में हाँ दे लिया, पढ़ना आज जीना है, मॉक दे लिया भाई। लेकिन उस मॉक में मेरा नो फर्क ना पड़ा था, मेरे 120 आ गए, 110 आ गए, चाहे 160 आ जाओ, आगे जा आगे, कोई फर्क नहीं। लेकिन मेरा गलत के था और मेरा ठीक के था। अगले दिन जो मैंने काम कराया 3-4 घंटे, मैंने उस मॉक पे कराया काम। मेरा आता और भी मैंने आप था, मतलब मैं यो पढ़ रखा मैंने कर लिया। जो मेरा गलत हो गया, क्यों होगा, इस मारे हो गया भाई। अच्छा मैंने वो टॉपिक नहीं पढ़ा, मैंने पढ़ा था मैं यार लैक करूँ, तो वो चीज थी। नंबर तो मैंने कदे नू नहीं हुआ, मतलब यार दोस्त जो गेला पढ़ा थे पूछ लिया तेरा क्या है, वहां कहीं ना है, मैंने तो बंद कर दिया बीच में। कुछ फर्क ना पड़ता वहां, क्यों मतलब मैं नंबर के पीछे ना उसमें था मुफ्त, क्योंकि नू था भाई अल्टीमेटली आपका पेपर बताओगा। आप मॉक में अपनी लाइब्रेरी में, अपनी फैमिली में, यार दोस्तों में, रिलेटिव्स में, या जो भी आ रहा कितना है टॉप कर लो, 160 है 117 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका इवेंचुअली पेपर में स्कोर अगर आपका नहीं झलकता ना, आपकी मेहनत आपने बेरा है, मतलब ऑनेस्ट रहो अपनी तैयारी में। हाँ आपकी मेहनत आपने बेरा कितने नंबर की करी है, डीप डाउन सब ने पता हुआ भाई मैं 160 के काबिल था कि नहीं था। नंबर का फर्क कर दे मत करियो आप। हाँ आप खुद ना अच्छा फील होगा, आपने मॉक दे 150-60 है अच्छा फील होगा, या कम आए उस चीज ने आदमी थोड़ा फील कर जाए। लेकिन मैंने फील करने की जगह आप थोड़ा उसमें सोच लो, क्योंकि आप जब उसने एनालाइज करने बैठोगे ना 1-1.5 घंटे बाद आपने अपने आप पता चल जाए क्या गलती थी। आप उस चीज ने वो ना करो, मैंने दे दिया मौक मेरे आगे 105-107, यार मूड खराब हो गया, डिमोटिवेटेड फील हो गया, यूट्यूब पर वीडियो देख ली ऐसे अच्छा फील कर लिया, या इधर उधर, वो मतलब वह चीज फिर इतना बेनिफिशियल ना, मतलब उसमें शॉर्ट टर्म वाली है। उसको फिर ये देख के चलो ना उसमें बच्चा थोड़ा डर मानेगा, अगली बार मौक देते हैं 105 आ गए कोई बात ना भाई, एटलीस्ट आपको ये तो पता चल गया ना भाई आपको 95 मार्क्स ऐसे मिलेंगे। इसके बेस पर नौकरी थोड़ी थी आपकी, अल्टीमेटली आपका टारगेट 95 नंबर का ऐसा एरिया भी तो पता चल गया ना आपको, जहाँ से आप मेहनत कर सकते हो, नंबर खींच सकते हो। उस नंबर पे जाना आपने कहा भाई 10-12 नंबर आते होते गलत कर दे, या यो टॉपिक मैंने पढ़ना ही वह, तो आपका यार मैंने पढ़ा है जब 110 नंबर का एक पेपर आ गया, मॉक टेस्ट आ गया, उसमें इसे टॉपिक आ गया जो मैंने पढ़े ही नहीं, बाकी मैंने पढ़ लिए, और मैं 105 नंबर सोच के वो जा रहा है यार आए नहीं नंबर, अरे भाई इतना पढ़ा है नहीं जब वो टॉपिक तो क्यों कल माननी किसी चीज की। बिल्कुल तन्ने 110 नंबर का 115 का 200 में तने जो टॉपिक पढ़ रखे थे 120-25 नंबर के आए, मतलब वह चीज एनालाइज कर ले, उस 120-25 में तेरा केस हो रहा है, वह चीज डिफाइन करेगी कि भाई कितनी अच्छी तैयारी चल रही है। एक साल थोड़ा खुद है ऑनेस्ट ईमानदारी से तैयारी कर, हाँ फिर कोई दिक्कत ना है। दिक्कत है जब हम खुद काम चोरी कर रहे हैं, और लेकिन वे तरीके ढूंढ रहे कितने ना कितने हमें वो वैलिडेशन मिल जाए कि अपने जिसे किसी के लाओ बीतरी है वो सुन के, मतलब वो वैलिडेशन की जगह दूसरे की नो अच्छा होता है, खुद ना अपना ऑनेस्ट है भाई, ईमानदारी है, मैंने इतना पढ़ा है भाई इतना होगा कर लिया। और एक मेरा था 6+1 का, मतलब 6 दिन बढ़िया पढ़ो, एक दिन मौज काटो, एक दिन मैं मतलब क्रिकेट मौज लो, एक दिन जी राजी करो अपना, बढ़िया खाओ बढ़िया पियो, पीने का मतलब नहीं है मजे खुश एंजॉय खुश, जो भी आपने पसंद है खेलो कूदो यार, हांडा बार क्या दिक्कत है, तैयारी उदू चलेगी नो जी राजी भी रहेगा, पर मजा। और नौकरी का मजा भी आप तभी ले पाओगे भाई जब उस तैयारी वाले फेज को एंजॉय कर पाओगे। नहीं तो ऐसे भी टीचर हैं जो मतलब ऐसे भी बहुत लोग मिल जाएंगे आपको जो नौकरी लगने के बाद भी वही मतलब शुगला फुसी में और मतलब दिमाग खराब में रहते हैं, ये बहुत छोटी बात है। हाँ और ऐसे भी लोग मिलेंगे जो अपना अभी भी मजे ले रहे हैं, नौकरी लगेगी बढ़िया नंबर लेके आएंगे तब भी मजे काटेंगे। ये सब दो रहे एक ना एक कितने की एग्जांपल हुआ आगर यार दोस्त यार वो पढ़ता था कभी ना देखा, वो यार वो पढ़ा उस तब थी पढ़ा था मैं, मतलब नूरे आ गया बच्चे, अरे यार वो तो इतना कम पढ़ा था, वो तो जबे बाजार था वाड़े खिला वो खिलाड़ था, मतलब इस एग्जांपल हुआ हम अपने आसपास देखे हैं। लेकिन वो बालक में यार वो भी लाग गया देख चला होगा, तो मतलब वो है आपको अगले का जी खुश है यार, आपका मन खुश है ना, तो आप जरूर वो चीज आपकी पढ़ाई में भी दिखे, आप तैयारी करोगे ना आपका मन खुश है,
कुकरे भी खुशी मिल आपने जो आपका जी राजी जो खेल कूद के या घूम फिर के जो भी हो वह चीज आपकी तैयारी में दिखेगी ना। तोड़ क्वेश्चन भी ठीक हो जाएगा जब आपका जी राजी हो, जब आप नु खुश हो गए थे ना तो ना, तो वो चीज दिखे उसमें। लास्ट में बस मेरी तरफ से यही क्वेश्चन है कि हमारे लिए या बच्चों के लिए कुछ एक लास्ट में कुछ आप अपनी ओर से बताना चाहोगे भी इन कुछ चीजों का ध्यान रखना प्लीज। तो ये जर्नी जो आपकी लंबी खींचने वाली है ना कि भी एक दो फेलियर देख के कहीं जाके सिलेक्शन होगा, वो चीजें आपकी रुक जाएंगी। वो वही है, जब तक आप उस प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हो ना, जो भी आप पढ़ रहे हो या करो तो थोड़ा एंजॉय होना चाहिए। मतलब पढ़ते हुए भी आप थोड़ा इस तरह पढ़ो कि आप हाँ उस चीज को फील कर रहे हो, समझ रहे हो। एंजॉय जितना एंजॉय आप करते जाओगे ना और उतना बर्डन फील नहीं होगा। क्योंकि जब आप ना तो एंजॉय करें पूरा दिन, सुबह लाइब्रेरी चले गए शाम को आ गए फिर पढ़ लिए फिर कर लिए, तो थोड़ा बोरिंग हो जाता है, बर्डन हो जाता है। क्योंकि मशीन तो है नहीं रोज एक खटका दबा दिया उससे पेस पर चलते रहे, अप डाउन कुछ ना कुछ कदे घर में कुछ कदे यार दोस्त के तले गए, तो उस चीज की इतनी काली ना मान गए। थोड़ा एक दिन थोड़ा टाइम अपने ते भी चीजन एनालाइज करन थी समझन थी, तो वो जरूरी है। वो एंजॉय करते रहो, सारी चीज हो जाएगी। कोई मेरे लिए सुझाव भाई? ना तो बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया लगा भाई आपसे बात करके। और आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई, बहुत मेहनत कर दो, ऑल द बेस्ट। और बस इस वीडियो में जो भी आपको बढ़िया चीज लगी हो उनको कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर देना भाई, ताकि बाकी बच्चे भी पढ़ सके। और लाइक कर दो, शेयर कर दो थोड़ा सा, बाकी ज्यादा लोगों तक हमारी वीडियो पहुंच जाए। थोड़ी सी मेहनत हम कर रहे हैं, थोड़ी सी हमारे लिए आप कर दो। थारा 65,000 का जुगाड़ हम करने लग रहे हैं। हाँ। तो थारा भी कुछ सब्सक्राइबर्स का जुगाड़ आप लोग कर दो यार। 65,000 नहीं देख के करके था अपना हिस्सा दे कर दो, है नहीं? और क्या। अब ठीक है जी, तो ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की जय, जय श्री राम। जय श्री राम।